नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि मैंने आपके लिए दो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका पहला होता है 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन जो कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साथ में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, चाहे वो एचपी पटवारी हो या फिर जेबीटी कमीशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में इसके जो आंसर होते हैं या फिर इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, ये 40 क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसके अलावा मैं 35 का भी कराता हूं। तो अगर आपने इससे पहले ये चीजें नहीं कर रखी हैं तो आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप डेली 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो तो याद रखिएगा आप 30 दिनों में 1200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और 2 महीने में आपका टोटल 2400 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट होंगे। तो याद रखिएगा, आपने उन चीजों को अभी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे होगा क्या कि आपको जितनी भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को हम बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए फिर हम यहाँ पे ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से है। बोल रहा कि ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। ग्रेट बाथ का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं स्नानागार, यानी कि विशाल स्नानागार। ये कहाँ स्थित है? तो मैं बात कर रहा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कहाँ डेवलप हुई थी। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता हुई वो भारत में डेवलप हुई, एक प्रकार की शहर नगरी कह सकता हूँ, शहरी सभ्यता थी, जो कि किस वाले इलाके में हुई थी। तो आपको पता है कि ये कहाँ हुई थी। तो आप जानते हैं कि यही वाला जो पार्ट है जो आज आपका पाकिस्तान है, साथ में ये जो भारत का पार्ट है, यहीं पे ये सारी सभ्यता आपकी विकसित हुई थी। तो हुआ क्या था कि यहीं पे एक जगह पाई जाती है जिसका नाम क्या है, तो आप जानते हो कि जिसको हम कहते हैं लोथल। और लोथल कहाँ है? तो याद रखिएगा, लोथल आपका गुजरात में है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि जो आपका लोथल है वो कहाँ पे है, तो ये था आपका कहाँ पे, गुजरात में। तो यहीं पे क्या पाया जाता है, आपका ग्रेट बाथ पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब ये ग्रेट बाथ था क्या? तो याद रखिए, जैसे आज आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरीके से क्या होता था कि वहां पे बड़ा सा आपका एक स्नानागार था, जिसमें जब कभी भी पर्व आता था यानी त्योहार, तो वहां पे लोग उसमें नहाने जाते थे। जिस प्रकार से गंगा में आप जानते हैं कि त्योहारों पे भारत में लोग स्नान करते हैं, सेम उसी तरीके की चीजें यहाँ पे की जाती थी। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लोथल। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। अब सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर हो जाता है ऋग्वेद। दूसरी चीज, इसमें कितने मंडल है, तो आपको याद रखना है इसमें 10 मंडल है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज पूछता है मंडल के बीच में से कि जो आपकी गायत्री मंत्र है उसका वर्णन कहाँ किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है। तो आपको ध्यान देना, ये आपका 10वें मंडल में किया गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सब काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक एमसीक्यू आप प्रैक्टिस भले करो, बट उससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आप सबको सॉल्व कर जाओ, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि एक एमसीक्यू के थ्रू केवल एक आंसर नहीं आपको जानना है, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है आप सबको क्लियर कर जाओ। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद सर ऋग्वेद, इसमें कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया, तो आंसर हो जाता है 10वें मंडल में। 3 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। क्या बोला कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा वर्णित नदी है वो है आपकी सिंधु नदी, और जिसको हम लोग सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। क्योंकि पंजाब वाले इलाके में आपको पता है कि कई सारी नदियां बहती हैं, जैसे कि आपका ब्यास हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, सिंधु हो गई, ये सब सिंधु का पार्ट है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि है सिंधु नदी। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला महाजनपदों की संख्या कितनी थी। आपको पता है जब बौद्ध धर्म साथ में जैन धर्म विकसित हो रहा था, तो उसमें भारत जो है अलग अलग प्रकार के कह सकता हूं कि जनपदों में विभाजित था। जनपद का मतलब जो आज आप जिस प्रकार से यहाँ पे राज्य देखते हो उसी प्रकार से वहां पे महाजनपद थे। तो याद रखिएगा जिसमें अलग अलग प्रकार, जैसे वत्स हो गया,
इस तरीके से हो गया, काशी हो गया, इस प्रकार का ये सब क्या है, ये सब आपके महाजनपद थे। सेम उसी तरीके से कितने थे, तो याद रखिएगा टोटल कितने थे आपके 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में मैं एक एक करके अभी आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। फिलहाल में आपको ये याद रखना है कि इसमें कितने महाजनपद थे, तो आंसर हो जाएगा 16। तो चौथे का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा संगति के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप संगति के बारे में सुन लीजिए कि संगति होती क्या है। तो याद रखिएगा संगति का मतलब होता है सम्मेलन, लोग अपना बैठ करके बौद्ध धर्म के बारे में विचार करेंगे। तो पहली जो संगति हुई थी आपको ध्यान देनी है, वो कहाँ हुई थी, तो आंसर हो जाता है राजगृह में। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बोला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था। आपको ये आपको भारत के मेडिवल हिस्ट्री से मिलता हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली सल्तनत में कई प्रकार के वंश आते हैं और दिल्ली सल्तनत आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये भी आपको मैंने पहले से बता रखा है। याद रखिएगा 1206 से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1556 में। पहला जो राजा था वो याद रखिएगा वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है। इसके बाद लास्ट मैंने बताया था कि सबसे लास्ट कौन था, तो इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में कह सकता हूं बाबर से लड़ते हुए उसकी पराजय हो जाती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और भारत में उसी टाइम से किसकी स्थापना होती है, तो मुगल एम्पायर की, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। कई सारे वंश थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था, तो आपको याद रखना है ये आपका था गुलाम वंश का, क्योंकि एक प्रकार से ये दास था और ये बाद में राजा बना, इसीलिए इसके वंश को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यही पूछ दे कि अंतिम राजा दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है और याद रखना है, कई सारे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। और जितने कॉन्सेप्ट बता रहा आप ध्यान दीजिएगा, वो सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया, ऐसे कई सारे नारों को मैंने आपको बताया। सेम उसी तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था कि कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ये आपको ध्यान देना है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसके बारे में बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, इंडिका के लेखक कौन है। क्वेश्चन मैं आपसे करा चुका हूं, ये वाला पहले का ही। तो आपको मैंने कुछ बताया था कि जो अर्थशास्त्र नाम की एक मैंने बुक बताई थी आपको, कि अर्थशास्त्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किसकी है। तो मैंने इसको बताया था कि ये किसका है, चाणक्य का है, जिसका एक और नाम है, चाणक्य को ही किस नाम से जानते हैं, तो कौटिल्य के नाम से जानते हैं। और एक और नाम इनका होता है क्या, तो याद रखिएगा इनका एक और नाम है क्या, आपको याद रखना ये है, इनका नाम था विष्णुगुप्त। वो भी आपको नाम याद रखना है, तीनों नाम इनके ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, विष्णुगुप्त। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, तो जो इंडिका है वो किसने लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भी रहने वाले थे, और उसी के शासनकाल में कौन एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और वो आता है और मेगास्थनीज क्या करता है, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रशासन काल को एक बुक के अंदर लिखता है कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी। तो कौन लिखा, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान देना। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य बोल सकते हो, कौटिल्य बोल सकते हो, या फिर आप इसको विष्णुगुप्त के नाम से बता सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का आंसर मैंने पहले भी करा रखा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1885, यानी कि कह सकता हूं कब, 1885 में। और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, ए हो ह्यूम। ये आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है। और क्यों किए थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम भले कांग्रेस की स्थापना करके उसमें भारत के व्यक्तियों को डाल दे, तो लोगों को ये लगेगा, भारत के निवासियों को, कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो हमारे हितों के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला बंगाल का विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था,
1905 में, और कौन था तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन नाम का व्यक्ति था जो बंगाल का विभाजन करता है। क्यों करता है? क्योंकि बंगाल में उस टाइम अलग अलग प्रकार के पढ़े लिखे लोग थे, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के रहते थे, तो अंग्रेजों का मानना था कि हम इनको अलग अलग बांट देंगे तो क्या होगा, इससे कह सकता हूं कि इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को हम दबा सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका मेन मोटिव यही था, लेकिन उसका कार्य उन्होंने क्या बताया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा इसीलिए बताया कि हमको प्रशासनिक कार्य करने में असुविधा हो रही, इतना बड़ा इलाका है इसीलिए हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कारण उन्होंने वो दिया था, बट इसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी का आपका यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 10 क्वेश्चन मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री से उठाया और आपको कराया। अब हम क्या करते हैं, पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि पॉलिटी में 5 टाइप के सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि जो आपका प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल आपने सुना होगा, जिसको कह सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था। मैंने आपको बताया उद्देशिका के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि कब 13 दिसंबर 1946 को ऐसा हुआ था, उन्होंने पेश किया और बाद में यही जाके प्रियम्बल का बना। तो कब हुआ था? 1946 में। और इसको प्रियम्बल को और किस नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा, इसको संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसको किसके नाम से जानते हैं? संविधान की आत्मा के। और कई बार सारे एग्जाम में पूछा गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आर्टिकल, किस आर्टिकल को हम संविधान की आत्मा कहते हैं, या फिर कौन सा अनुच्छेद को हम कह सकते हैं संविधान का हृदय कहते हैं, तो आर्टिकल 32। अगर बात करें कौन से पार्ट को, तो उद्देशिका को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें भारत को 5 आदर्श चीजें दी गई हैं, जैसे कि समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया और साथ में गणतंत्र हो गया। तो इस तरीके की चीजें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसको एक फॉर्मूले से याद करते हैं, ट्रिपल SDR। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हुआ ट्रिपल SDR का? इसका हो जाएगा सोवर्निटी, और यहाँ पे R का रिपब्लिक, D का मतलब डेमोक्रेटिक। इस तरीके की चीजें आपकी होती हैं। तो याद रखिए कौन कौन सा, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और कह सकता हूं कि संप्रभुता। संप्रभुता को क्या कहते हैं? सोवरेनिटी के नाम से जानते हैं। तो पहला हो जाता है आपका कौन सा? संप्रभुता के नाम से जानते हैं। इसके बाद सोशलिस्टिक यानी कि समाजवाद के नाम से जानते हैं, समाजवाद। और कह सकता है पंथ निरपेक्ष को क्या कहते हैं? सोशलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिए ये आपका हो जाता है पंथ निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। और डी का मतलब डेमोक्रेटिक यानी कि मतलब कि लोकतंत्र। और साथ में एक और आपका होता है कौन सा? तो ध्यान दीजिएगा लोकतंत्र के अलावा इसमें रिपब्लिक है यानी कि गणतंत्र है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। 5 इसमें आदर्श आपकी चीजें दी गई हैं। किससे याद करना है सर? ट्रिपल SDR को। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट है। 5 होते हैं। इसके बाद क्या बोला? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के उद्देशिका में कब जोड़े गए? सबसे पहले पंथ निरपेक्ष होता क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर कई अलग अलग प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, जातियां पाई जाती हैं। इसमें भारत के किसी भी धर्म को भारत का कह सकता हूं कि राष्ट्रीय धर्म नहीं माना जाएगा। जैसे कि भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग हैं, जिसमें हिंदू बहुमत में है। तो होता क्या है, भारत को क्या हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है। भारत में सब ये भारत के संविधान में ऐसी चीजों का प्रावधान नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय कह सकता हूं धर्म नहीं है। सब धर्मों को एक बराबर माना जाता है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो पंथ निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। समाजवाद का मतलब यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था ये कब जोड़ा गया, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो याद रखिए इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान देना है, 42वें संविधान संशोधन, जिसको मैंने आपको बता रखा है कि इसको क्या कहते हैं एक और नाम से। तो याद रखिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इसके बाद बोला समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, आप इसको याद रखिए, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग UCC के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनियन सिविल कोड। क्या कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में ये लागू नहीं हो पाता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ यूनियन सिविल कोड का मतलब?
इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी आपके कानून बनेंगे वो चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, सबके लिए बराबर बनेगा। जैसे मान लीजिए हिंदू में तलाक के कुछ अलग अलग कानून है, जबकि मुस्लिम में तलाक के कुछ अलग कानून है। तो उसी को बोल रहा है ये, अगर भारत में ये यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड आपका लागू हो जाता है, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, तो सबका जो तलाक वाला जो कानून होगा वो सेम होगा। बट अभी ये भारत में लागू नहीं हो पाता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आपको यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी दे सकता है, और ये किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जो कि आर्टिकल 44 में पूछा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिए ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच का होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिए अगर ये क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपसे भी पूछे जा सकते हैं। और ये सारे पॉलिटी के काफी कह सकते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। क्या बोला, भारत को किस प्रकार का संघ कहा गया है? संघ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। तो भारत किस प्रकार का, अब याद रखिएगा जो संघ होता है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है संघ, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एकात्मक और दूसरा क्या होता है? एक होता है एकात्मक, क्या होता है? एक होता है एकात्मक और दूसरा होता है संघात्मक। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। संघात्मक तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूं। एकात्मक का मतलब होता है देश में केवल एक ही प्रकार की सरकार होगी, जैसे कि केंद्र सरकार, बस वही सिंपल सा। और दूसरा संघात्मक का मतलब क्या हुआ, जिसमें केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, लेकिन केंद्र सरकार का उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा किस पे, एकात्मक में। तो ये सॉरी जो राज्य सरकार है। लेकिन एक और होता है जिसको भारत ने अपनाया है, उसमें क्या है, अर्ध संघात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो याद रखिएगा अर्ध संघात्मक का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा। अर्ध संघात्मक का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा इसमें का थोड़ा सा इसमें का ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत में केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर कंट्रोल होता है, और कह सकता हूं दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अर्ध संघात्मक। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान देना है। तो बोला कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए ये कौन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है भारत में कितनी योजनाएं लागू हो रही, कितना कोई कानून लागू हो रहा है, उसको किस प्रकार से देश में जो गवर्नमेंट है या फिर जो आपके ऑफिसर्स हैं जैसे कि IAS हो गए, PCS, ये देश में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसको कौन चेक करता है, तो याद रखिएगा उसको CAG करता है। और जिसको कौन नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा इसको राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है। बोला कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि राज्य जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है, ये भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करता है और भारत के नेचर के बारे में चर्चा करता है। तो याद रखिएगा पहले वाले में क्या दिया गया है, पहले वाले में आपका देश के नाम के बारे में बात दिया गया, जहां पे भारत के दो नाम, एक भारत और दूसरा इंडिया, ये सारी चीजें चर्चा की गई हैं। तो याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 3 है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम किस प्रकार से राज्यों की सीमाओं को तय करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन है, बोला राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो याद रखिएगा राज्य की परिभाषा का मतलब ऐसा देश जहां पे जनसंख्या हो, जमीन हो, साथ में वहां पे संप्रभुता हो, इस तरीके की चीजें हो, तो इसको राज्य की परिभाषा के तौर पे माना जाता है। अब ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 12 होता है, ये राज्य की परिभाषा को बताता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोला अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत, भेदभाव, ये चीजें। बोला कि छुआछूत को खत्म करने के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि ये जो छुआछूत वाला पार्ट है इसको हटाने के लिए, या फिर हम सारे एक हैं, ये कौन हमें बताता है। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 17 है ये इसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 17 के बारे में याद रखना है, अनटचेबिलिटी के बारे में ये हमसे बात करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन करा रखा हूं मैं,
बोल रहा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 ए में है, तो ये आपको ध्यान देना। आर्टिकल 21 ने 21 ए, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि कहां पे इसमें क्या चेंजेस है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया 36 से लेकर के 51 तक ये चीजें होती हैं, जिसमें यूनियन सिविल कोड के बारे में आज हमने देखा, वो किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब डीपीएसपी, तो कौन सा स्टार्ट होता है, मैं कई दिनों से इसको बता रहा, तो आर्टिकल 36 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके किसके हो गए सर, पॉलिटी के हो गए, 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो गए, बचे आपके कितने 20 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, जियोग्राफी और आपका इकोनॉमी होता है, तो आइए हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात वाला इलाका है। गुजरात के इलाके के आसपास, अब देखिए ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के भी आसपास ये वाला जो इलाका है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो याद रखिए पश्चिमी घाट का एक और नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है, सह्याद्री के नाम से इसको जानते हैं। जबकि बिंद क्या है, एक प्रकार की पहाड़ी है, सतपुड़ा भी पहाड़ी है, पूर्वी घाट तो आपको बता दिया कि वो आपका इस साइड में आपका पड़ता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का या फिर मिलने का स्थान कहाँ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से वही चीजें यहाँ पे आपको नीचे मैप में दिखेगा कि ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट आके इधर मिलेगा कहीं, ये पूर्वी घाट कहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा ये जो इलाका है यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, जैसे कर्नाटक राज्य आ गया आपका, कौन सा आ गया, कर्नाटक आ गया, इसके अलावा आपका केरल आ गया, और तमिलनाडु आ जाता है। तो याद रखिएगा यहीं पे एक जगह है, कौन सी पहाड़ी है, तो आपको याद रखना है यहीं पे एक पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। किसको बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पे ये सब मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सारे वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, डोडा बेट्टा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उसके अलग अलग नाम वैसे ही सेम लिखा रहेगा, कहीं पे डीडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, इस तरीके की चीजें लिखी होती है, तो आपको याद रखना है। बोला कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आपको याद रखना है जो नर्मदा नदी है वो भारत के पश्चिमी इलाकों में बहती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होती हुई ये आपका गुजरात में आपका बहती हुई क्या करती है, ये कह सकता हूं अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। तो याद रखिएगा कहां पे, अरेबियन सी में ये गिरती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, जो कि सही है। इसके अलावा जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था, आपको पता है ये कहां बना था, तो याद रखिए नर्मदा नदी पर ही, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिए एक सरदार सरोवर बांध बन रहा था, जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर वो बांध बनेगा तो पानी इकट्ठा होगा और लोगों को रहने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। पूछते हैं कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, झील से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा जो चिल्का झील है वो आपका कहाँ है, उड़ीसा में। याद रखिए ये समुद्र के किनारों पे बनती है, तो इनको याद रखना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको ध्यान देना है, क्या बोल रहा कि शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। यानी कि आप देखते होंगे कि जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है ज्यादातर, उसमें ठंडी के टाइम पे भी वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा इस गर्मी में तो होता है सर दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, लेकिन याद रखिए शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या हुआ इसका मतलब, आपको पता है कि ये जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, ये हुआ आपका सऊदी अरब वाला पार्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट, यहीं पे आपको मेडिटेरियन जो सी मिलता है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच से है, यहीं से हवाएं उठती हैं ठंडी होकर, और जब ये भारत आती हैं तो यहीं पे हिमालय में टकराने के बाद ये भारत के उत्तरी भाग में वर्षा कराती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये आपको इंग्लिश में इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये वर्षा होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोला भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मैंने बता रखा है कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और जिसमें कितनी जनसंख्या है, तो 23rd यानी कि 23rd CR यानी कि 23 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या। जबकि अगर मैं बात करूं कि एरिया अकॉर्डिंग यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग,
तो कौन सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा जो राजस्थान है वो सबसे आपका बड़ा हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बोला कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हिमालय के 4 पार्ट, सबसे ऊंचा जो है वो है महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, तो क्या हो जाता है महान हिमालय। दूसरा मैंने आपको बता रखा है कि दूसरा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो होता है आपका कौन सा, ट्रांस हिमालय, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आता है ट्रांस हिमालय। तीसरे पे कौन सा आता है, तो याद रखिएगा तीसरे पे आता है आपका मिडिल हिमालय, जिसको मध्य हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। और चौथा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा चौथा होता है बिल्कुल लास्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, वो होता है आपका शिवालिक, जो कि सबसे नीचे होता है। सबसे ऊपर कौन है सर, महान हिमालय, सबसे नीचे कौन है, शिवालिक। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, भारत का ही नहीं बिल्कुल विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वत जो भी आप जानते हैं वो कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत है, ये सबसे पुराना है। और आपने अभी अरावली पर्वत के बारे में केस को सुना भी होगा, तो याद रखिएगा इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद फिर क्या पूछ रहा, लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो याद रखिएगा लूनी नदी कहीं पे गिरती नहीं है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में उत्पन्न होती है और जाते जाते गुजरात में ये वहीं पे समाप्त हो जाती है। ये कहीं किसी भी सागर में गिरती नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये कहाँ, अरब सागर में गलत है, बंगाल की खाड़ी भी गलत है, और कच्छ का रण भी, ये भी आपका लुप्त हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, किस चीज का, ज्योग्राफी का। बोला लू किस प्रकार की पवन है, तो आपको पता है लू कब चलती है, गर्मी के टाइम में चलती है। और ये कौन से पवन है, तो याद रखिए उष्ण एवं शुष्क पवन है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपके 10 ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बचे हुए 10 किसके क्वेश्चंस कर लेंगे, तो याद रखिएगा बचे हुए 10 क्वेश्चन हम इकोनॉमी के कर लेंगे, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने 2 चीजें आपको बता रखी हैं, एक मैंने आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में बताया था, दूसरा मैंने डिफ्लेशन के बारे में बताया था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा हो जाए, मैं आपको फिर से आज समझा रहा, दोनों चीजों को याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, याद रखिएगा जैसे मैं बात करूं कि बाजार में किसी भी सामान की डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि किसी भी कह सकता हूं कि बाजार है कोई, वहां पे किसी सामान की मांग क्या हो, ज्यादा हो, और उत्पादन क्या हो, याद रखिएगा वहां पे जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हो। ऐसे में होगा क्या, तो याद रखिएगा मांग ज्यादा है, सामान कम है, तो वहां पे जो सामान है उसकी कीमत क्या होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कीमत है वो उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। मुद्रास्फीति का मतलब आपने समझा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए भारत में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्याज होती है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। क्यों, क्योंकि भारत में उसका उत्पादन कम हुआ, तो मांग ज्यादा हुई, तो मांग जब ज्यादा हुई तो कीमत अपने आप ही बढ़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग मुद्रास्फीति इकोनॉमी के अंदर जानते हैं। तो आपको ध्यान देना है इकोनॉमी में मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, और सेम इसी का उल्टा क्या है, आपका कह सकता हूं अपस्फीति। इसमें क्या होता है, यानी डिफ्लेशन। तो याद रखिए इसके बारे में मैं आपको समझा दे रहा, यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपस्फीति किसे कहते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा डिफ्लेशन क्या होता है, याद रखिएगा इसमें क्या होगा, मांग जो है वो काफी ज्यादा कम होगी, मांग क्या होगी आपकी, कम होगी, तो उत्पादन क्या होगा, क्यों मांग कम होगी, क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, उत्पादन क्या हो गया बहुत ज्यादा, तो कीमत क्या होगी, तो याद रखिएगा कीमत आपकी गिर जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि भारत में टमाटर जो है उसकी उत्पादन बहुत ज्यादा हो गई, तो होगा क्या, जब उत्पादन ज्यादा हो गया तो सामान उसकी मांग काफी कम हो जाएगी, लोगों को सस्ते दाम पे मिल जाएगी, तो कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या बढ़ रहा है, पूछ रहा है कि अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है, जो कि कीमतें घटती हैं। कैसे घटती हैं मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोला, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो मैंने आपको बता रखा है एक बार नहीं कई बार, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और ये इसका जो कार्यालय वो कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो मैंने आपको बताया था आरबीआई क्या होती है, वित्तीय और मौद्रिक दोनों नीतियों को चलाती है। तो क्या होता है, बैंकों का नियमन बिल्कुल करता है, और इसमें नोट जारी करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करता है, जो कर संग्रह यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। इसको आप लोगों को ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि बजट क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें पूरे राज्य का आने वाले वार्षिक मतलब कि आने वाले वर्ष में क्या कार्य होगा, पैसों को कहाँ लगाया जाएगा, टैक्स कैसे आएंगे, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं, तो उसी को बजट कहते हैं। और बजट आपको पता है कि 2024-26 में कब प्रस्तुत होने वाला है, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी के दिन ये आपका प्रस्तुत होगा। कितने बजे? 11 बजे आपको ध्यान देना है, 1 फरवरी को ये प्रस्तुत होगा। तो कहा इसका काम कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, निर्मला सीतारमण आपको पता है पिछली बार पेश की थी। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पे होता है? गरीबी रेखा का मतलब सर कुछ ऐसा कुछ पॉइंट बता दिया जाएगा जिसमें यानी कि एक लेवल सेट कर दिया जाएगा कि इसके ऊपर कोई व्यक्ति कार्य करता है या ऐसा जीवन जीता है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर कहा जाए और गरीबी रेखा से नीचे। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, शिक्षा, जो इसमें उपभोग व्यय होता है, उपभोग का मतलब चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना, वो नहीं करते हैं, उसकी रेट कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं? गरीबी रेखा के नीचे है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है क्या, 1944 में हुआ था अमेरिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। हुआ क्या? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्यों हुआ था? तो आपको ध्यान देना है कि आपका 1939 से 45 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जिसमें हर एक देशों को क्षति होती है। तो वहीं पे कई सारे देशों में कह सकता हूं कि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है, तो कई सारे देश मिल करके एक सम्मेलन करते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये क्या हुआ था, किसी भी देश की आर्थिक विकास में कमी आती है तो लोग मिलके उसको सहायता करेंगे, बाद में वो चीजें पैसों को रिटर्न कर देगा जो देश के बारे में हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों को स्थापित किया गया था, एक होता है आईएमएफ, दूसरा होता है डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी का मतलब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वो उन देशों को पैसा देते हैं जो आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा जूझ रहे हो। तो क्या हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, जो ब्रेटन वुड्स आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये आपका वाशिंगटन डीसी में है। कब स्थापना हुआ था आईएमएफ का? 1944 में। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा कि डब्ल्यूटीओ का संबंध किससे है? तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा कि व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार, ये व्यापार से रिलेटेड है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंध है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद आगे बोला भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? याद रखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला होता है समाजवादी। कौन सा? पहला समाजवादी। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 आपको याद रखना है। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा। समाजवादी का मतलब इसमें जो कार्य का होता है वो सबका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं केवल गवर्नमेंट की होती हैं, जो प्राइवेट वाले व्यक्ति हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। तो समाजवादी क्या करता है, ये जनता का कल्याण करने के लिए केवल सोचता है। पूंजीवादी का मतलब देश में जो बड़े लोग हैं, जो कह सकता हूं व्यापारी लोग हैं, उनका ज्यादा प्रभाव होता है, जिनके पास पैसे, वो पैसों को इन्वेस्ट करके अलग अलग काम खोजते हैं, मतलब खोलते हैं, और साथ में वो अपना प्रॉफिट ज्यादा सोचते हैं। जबकि समाजवादी में केवल जनता का सोचा जाता है। जबकि मिश्रित में दोनों होता है। तो आपको याद रखिएगा भारत पहले समाजवादी था, बाद में ये मिश्रित हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बोला आईएमएफ की स्थापना बता दिया मैंने कि 1944 में। इसके बाद आपका कह सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी 1944 में। तो इस तरीके से ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।